Good evening everybody. In this lecture we will be discussing about the applications of biotechnology. In previous lectures I have discussed about the biotechnology principle and processes, जिसमें आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक अप है। तो ये इस लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन्स में है, बायो रेमेडिएशन, ठीक है ना, जीन थेरेपी, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीटी बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, या बीटी क्रॉप्स के बारे में। अब पहले इसको अच्छे से समझिए। देखिए बीटी का मतलब है, बीटी का मतलब ये है, आप यहाँ पे पेज नंबर भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप आ जाइए यहाँ पे एग्रीकल्चर में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर आप 208 पे देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, जो बीटी का मतलब होता है, बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है ना, बैसिलस थुरिनजेंसिस। ओके, तो ये क्या है, जिएंसिस करिएगा, जिएंसिस, सॉरी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बीटी क्रॉप्स है या बीटी कॉटन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बीटी कॉटन के बारे में। अब देखिए बीटी कॉटन क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले एक दो चीज़ें हमें समझना है। हमें ये समझना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने फॉरेन जीन डाला है उसको हम लोग कहते हैं जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, जिसने फॉरेन जीन को लिया है, फॉरेन जीन उसके अंदर है, उसको हम लोग कहेंगे जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बीटी कॉटन भी एक जीएमओ है, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छे से समझना कि ये जो बीटी है, बीटी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझना। सपोज करिए कि दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है, उस जीन को हम लोग कहते हैं क्राइजीन। वो जीन क्या होता है, क्राइजीन। और ये जो क्राइजीन है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्या कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्राई मतलब क्रिस्टल। ये प्रोटीन कुछ क्रिस्टलाइन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन या क्राई प्रोटीन, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव होती है। कैसी होती है, इनएक्टिव। बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है। इनएक्टिव क्यों होती है ये हम आगे आपसे बात करेंगे। तो दिस जीन इज द क्राइजीन एंड क्राई प्रोटीन बनाया, और ये प्रोटीन जो इनएक्टिव होती है इसको हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन। दिस इज द प्रोटॉक्सिन। ओके, अब हमने क्या किया, हमने किया ये कि इस जीन को यहाँ से निकाल लिया। बैक्टीरिया के अंदर से इस जीन को हमने, जो क्राइजीन है, इस क्राइजीन को हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए इसको मैं रब कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस क्राइजीन को यहाँ से हमने निकाला और इसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो सपोज करिए दिस इज द क्राइजीन, ये क्राइजीन है, ये हमने लिख दिया, ये क्राइजीन है। अब अगर इसको हमें प्लांट के अंदर डालना है तो हम कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करेंगे, टीआई प्लाज्मिड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये टीआई प्लाज्मिड यूज़ किया।
दिस इज द क्राइजीन एंड दिस इज टी आई प्लाज्मिड। ये क्या बन गया हमारा आरडीएनए बन गया, और इस आरडीएनए को हम लोग किसके अंदर डालेंगे, इन प्लांट्स। और प्लांट हमारा क्या है, सपोज करिए कॉटन, मान लीजिए प्लांट क्या है, कॉटन है, ठीक है। इस कॉटन प्लांट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये प्लांट अब कैसा हो गया, जीएमओ हो गया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया इस प्लांट के अंदर। अब ध्यान से आपको समझना है। अच्छा बताइए मुझे कि हमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर से क्राइजीन लिया, क्राइजीन को हमने प्लांट के अंदर डालने के लिए प्लाज्मिड जो यूज़ किया, टीआई प्लाज्मिड हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। किस मेथड से प्लांट के अंदर डालेंगे, जीन गन मेथड। जो जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस है प्लांट के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, ठीक है ना। अब इस प्लांट में बताइए, इस प्लांट में ये प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, क्राई प्रोटीन बनेगी, है कि नहीं। प्लांट में क्राई प्रोटीन बना, मान लीजिए प्लांट का लीफ है, इस लीफ में या फ्रूट में सब में ये क्या बना हुआ है, क्राई प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब इस कॉटन का जो भी स्पेसिफिक इंसेक्ट है, इसको जो खाने वाले इंसेक्ट हैं, उस इंसेक्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, ठीक है ना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं कॉटन प्लांट के, अच्छे से समझिए, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं कॉटन प्लांट के। पहला मैं लिख रही हूँ, लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन्स जो कॉटन प्लांट स्पेसिफिक इंसेक्ट हैं। पहला क्या है, लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें आर्मी बर्डवर्म्स आते हैं, और टोबैको बर्डवर्म्स आते हैं, टोबैको बर्डवर्म्स आते हैं, ठीक है ना। आर्मी वर्म्स या क्या है, आर्मी बर्डवर्म्स हैं, ठीक है ना, या आर्मी वर्म है, टोबैको बर्डवर्म, सॉरी आर्मी वर्म्स हैं और टोबैको बर्डवर्म्स हैं। दूसरा होता है कोलियोप्टेरन्स, ठीक है ना। इसमें आते हैं आपके बीटल्स, क्या आते हैं, बीटल्स। और लास्ट है डिप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरन्स में आपके आ जाते हैं बीज, फ्लाइज एंड मस्क्यूटोज, ये आपको याद रखना है। तो कॉटन प्लांट की स्पेसिफिक इंसेक्ट 3 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। लेपिडोप्टेरन्स में आर्मी वर्म और टोबैको बर्डवर्म्स, कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आ गए, और डिप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मस्क्यूटो आ गए। जो अब ये फ्लाइज, मस्क्यूटो या जो कुछ भी इस प्लांट को खाने आया, जिसके अंदर क्राई प्रोटीन बना हुआ है, क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोटीन इनएक्टिव होती है, ये ना तो बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाती है, ना ही प्लांट को हार्म पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट आया, सपोज करिए ये इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट ने इस प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर फीड किया, तो इंसेक्ट की गट में चला गया ये क्राई प्रोटीन, ठीक है ना। क्राई प्रोटीन इंसेक्ट की गट में चला गया, इन इंसेक्ट गट, और वो चला गया मिड गट। अब देखिए, मान लीजिए इंसेक्ट की ये मिड गट है, ठीक है। अब इंसेक्ट की मिड गट में, मेरी बात अच्छे से समझना, वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम होता है। वहाँ पे मीडियम कैसा होता है, एल्कलाइन, गट का मीडियम तो एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीडियम में जाके ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है, प्रोटॉक्सिन, वो एक्टिव प्रोटीन में चेंज हो जाती है, और वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन। क्या कहते हैं, एंडोटॉक्सिन, ड्यू टू अल्कलाइन मीडियम। अब ये क्या करता है, बात को अच्छे से समझना, इस इंसेक्ट की गट की जो इपिथीलियम है ये, उसमें ये पोर क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये टॉक्सिन इसमें पोर क्रिएट करना शुरू कर देता है मिड गट की इपिथीलियम में, जिसकी वजह से अब आप बताइए कि कहीं भी इसकी सेल्स में पोर क्रिएट होगा तो सेल्स में वाटर चला जाएगा, एंड ऑस्मोसिस होने लग जाएगा, और सेल्स बर्स्ट कर जाएंगी, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ओके, तो जैसे ही इंसेक्ट आया, उस पर फीड करना शुरू किया, ठीक है, और इंसेक्ट की डेथ, मतलब ये क्या हुआ, ये जो प्रोटॉक्सिन है उसकी मिडगट में जाएगा,
तो वहाँ पे वो एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगा, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाएगा और वो एंडोटॉक्सिन बना लेगा और इंसेक्ट की मिडगट की एपिथेलियम में पोर क्रिएट करने लग जाएगा। बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा बीटी कॉटन है उसकी क्रॉप यील्ड के जो डिस्ट्रक्शंस हैं उसको बचाया जा सकता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें। अब हम देखिए, अब बैक्टीरिया के अंदर भी अल्कलाइन मीडियम नहीं है, प्लांट के अंदर भी अल्कलाइन मीडियम नहीं है। ये जीन का जो प्रोडक्ट है क्रिस्टल प्रोटीन वो केवल अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है। और अल्कलाइन मीडियम कहाँ है, अल्कलाइन मीडियम है आपके इंसेक्ट के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे ये जीन वर्क करता है। अब देखिए अगली चीज़ हमें ये जानना है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन हैं जो स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए होते हैं। तो जो स्पेसिफिक जीन है स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए हैं वो क्या है, देखिए हमारे पास 2 इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। पहला है, देखिए हमारे पास ये हमारे पास देखिए, ये सपोज करिए कि ये है, एक होता है कॉटन बलवर्म और दूसरा है कॉर्न बोरर। इसके स्पेसिफिक जीन, इनके लिए जो क्राइजीन है, जो स्पेसिफिक क्राइजीन है वो क्या होता है, अब इसको देखिए समझने की कोशिश करना। इसके लिए है क्राई 1AC और क्राई 2 AB और इसके लिए है क्राई 1 AB। अब देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे, इसमें देखिए B आ रहा है, डबल L आ रहा है, तो आप डबल L को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए B और ये डबल मतलब सेकेंड बी आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्राई 2 AB आप यहाँ। और याद रखना कि जो AB है, सेकेंड AB है, वो 1 AB के साथ नहीं रहता, वो 1 AC के साथ रहता है, ठीक है ना। तो जो कॉटन बलवर्म है उसके लिए जो स्पेसिफिक क्राइजीन है वो क्या है, दैट इज द क्राई 2 AB एंड क्राई 1 AC। और कॉर्न बोरर के लिए है क्राई 1 AB। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीटी कॉटन। अब देखिए एग्रीकल्चर में पहले तो हम लोगों ने देख लिया, जैसे बीटी क्रॉप्स के बारे में अभी बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी टोबैको बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में समझा जो आपके सिलेबस में। कुछ और जगहों पे हम इसको समझते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे गोल्डन राइस के बारे में आपने नाम सुना होगा। दूसरा एग्रीकल्चर में इसका दूसरा यूज़, गोल्डन राइस क्या होता है, विटामिन ए रिच्ड। ये क्या होता है, विटामिन ए रिच्ड राइस। अब आप देखिए विटामिन ए रिच्ड राइस कैसे हम बनाएंगे, इसको गोल्डन राइस क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए ये समझिए कि हमने क्या किया, ये कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि विटामिन ए की काफ़ी डिफिशियंसी होती है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से गोल्डन राइस डेवलप किया जिसमें जो विटामिन ए रिच्ड है, ठीक है। तो करते क्या है हम, विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है, विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या होता है, दैट इज द क्या नाम है उसका, ये 1 मिनट, विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा कैरोटीन, सॉरी बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो है बीटा कैरोटीन। तो हमने क्या किया, जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन के जीन को लिया, ठीक है ना। इस जीन को हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और इसको हम राइस के अंदर डाल दिया जीन गन मेथड के अंदर, ठीक है ना। जीन गन मेथड यूज़ किया और इसको राइस प्लांट के अंदर डाल दिया। अब ये जो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, ये विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ये किसका प्रिकर्सर है, विटामिन ए का प्रिकर्सर। और अब ये जो राइस होगा वो क्या होगा, राइस के अंदर बीटा कैरोटीन भाई बनेगा, ठीक है ना, बीटा कैरोटीन बनेगा। तो बीटा कैरोटीन आगे चल के क्या बनाएगा, विटामिन ए बनाएगा। और क्योंकि ये राइस थोड़ा सा विटामिन, जो बीटा कैरोटीन है उसका कलर क्या होता है, लिटिल बिट येलो कलर का होता है,
तो ये जो चावल होता है, राइस होता है, वो थोड़ा सा पेल येलो दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन राइस भी हो गया हमारा। आपने कभी नाम सुना है हीरोडीन। अब हीरोडीन का प्रोडक्शन देखिए कैसे होता है। तो हीरोडीन थर्ड इंपॉर्टेंस मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ एग्रीकल्चर में। देखिए हीरोडीन क्या होता है। हीरोडीन तो आपको पता है कि आपने कभी लीचेस पढ़ा है, लीचेस का नाम पढ़ा है। हीरोडीन एक एंटी कोआगुलेंट है। क्या है? एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट आपको पता ही होगा। ओके, तो जैसे कि अब आप ये देखिए होता क्या है, जो लीचेस होते हैं, लीचेस प्रोड्यूस करते हैं हीरोडीन। ठीक है, तो हम लोग एंटी कोआगुलेंट्स कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, लीचेस के अंदर से हीरोडीन वाले जो हीरोडीन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके ब्रासिका नेपस प्लांट, ठीक है ना, ब्रासिका नेपस प्लांट में डाल दिया। और अब जो ब्रासिका नेपस प्लांट का जो सीड होगा उसमें हीरोडीन बनेगा और उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास लार्ज स्केल पे एंटी कोआगुलेंट मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो ये हमारा तीसरा एग्रीकल्चर में यूज़ देखा हमने। चौथा हम लोग क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का केस देखते हैं। आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। इंटरफेरेंस, आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस, इसको हम लोग जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन साइलेंसिंग। इसको हम लोग पीटीजीएस भी कहते हैं। पीटीजीएस का मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, ठीक है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन तक बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एमआरएनए बनेगा, उसके बाद साइलेंसिंग की प्रोसेस होगी। जीन क्वेलिंग भी कहते हैं इसको। तो देखिए आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग या पीटीजीएस, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था इन सी एलिगेंस में, सीनोरहेब्डाइटिस एलिगेंस। ये एक निमेटोडा है। ये क्या है? निमेटोडा। ये क्या है? निमेटोडा। तो अब आप अपने पेज नंबर पे आ जाइए, दैट इज द 209, ठीक है, 209, जिसमें दिया है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से जो हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में अब आप देखिए, ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपको। देखिए होता क्या है, कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना है। वो निमेटोड टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डिजीज़ हो जाता है जिसको कहते हैं रूट नॉट डिजीज़। ठीक है ना, रूट नॉट डिजीज़। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। अब अगर रूट क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वो मिनरल सॉइल से मिनरल और वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्रॉप यील्ड ऑटोमेटिक घट जाएगी ना। तो देखिए एक निमेटोडा है, निमेटोड समझ रहे हो ना, निमेटोड क्या होते हैं? एस्केलमिंथीज, ठीक है ना। निमेटोडा क्या होते हैं? एस्केलमिंथीज। एक निमेटोडा है, उसका नाम है मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये एक निमेटोडा है और ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है टोबैको रूट को। ये बहुत अच्छे से समझना है। निमेटोडा, मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, और ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज करता है? टोबैको रूट में।
ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्ड काफ़ी कम हो जाती है। हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को प्रमोट किया। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, हम इस क्रॉप यील्ड को जो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्रॉप में डिस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको हम लोगों ने बचाया और ये जो प्लांट है उसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। ठीक है ना। तो हमारा जो प्लांट है टोबैको प्लांट है और इसका जो हम कह सकते हैं पैरासाइट है या पेस्ट है वो क्या है, दैट इज़ द मिलोडीजीनी या मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया। ओके, अब देखिए होता क्या है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस है वो क्या होती है, वो ये होती है, इसको थोड़ा सा अटेंटिव होइएगा और मैं अभी आपको पूरी तरह से समझाती हूँ। देखिए हमने क्या किया, पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहले हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखिए जो आरएनए आई है, आरएनए इंटरफेरेंस, दिस इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये एक डिफेंस की मेथड है, ठीक है। ओनली अकर्स इन यूकैरियोट्स, ये केवल और केवल यूकैरियोट में होती है आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस, मतलब केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होती है, ये प्रोकैरियोट में कभी नहीं होती। और आरएनए इंटरफेरेंस में जो आरएनए होता है, आरएनए जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है वो ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। मेरी एक एक बात को अच्छे से समझना है। तो जो आरएनए इस इंटरफेरेंस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब होता क्या है, इसको अब थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये जैसे मान लीजिए कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है ना, और चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आरएनए इंटरफेरेंस में जो आरएनए का सोर्स क्या क्या हो सकता है, इसका सोर्स क्या क्या होगा, एक एक पॉइंट समझना। इसका सोर्स दो हो सकता है, पहला हो सकता है वायरसेस और दूसरा हो सकता है ट्रांसपोजन्स। क्या हो सकता है, ट्रांसपोजन्स। तो अब पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस इज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ओनली अकर्स इन यूकैरियोट्स। इसका जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और इस आरएनए का सोर्स क्या है, एक तो वायरसेस हो सकता है और दूसरा क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोजन्स हो सकते हैं। आपको पता है कि वायरसेस का जो डीएनए है, वायरसेस का जो जीनोम है वो आरएनए होता है। आरएनए हो या डीएनए हो, तो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिसमें आरएनए जीनोम है उसका, तो वो आरएनए ये इसका सोर्स हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंपिंग जीन्स। ट्रांसपोजन्स को हम लोग और कहते हैं जंपिंग जीन्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, डीएनए के कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई जीन है, ठीक है ना, डीएनए के सेगमेंट को ही तो जीन कहते हो आप, ठीक है। ये जीन है और ये जीन का कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक कूदते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, कभी यहाँ थे कभी यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जो जंपिंग जीन्स है, ओके, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने, की थी एक्चुअली, उनका नाम था बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जंपिंग जीन, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना। शी वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये जो जीन है, डीएनए के कुछ सेगमेंट यहाँ से टूटे और जाके दूसरी जगह पे अटैच्ड हो गए, ऐसे जीन को हम लोग ट्रांसपोजन्स कहते हैं या जंपिंग जीन। इनके यहाँ से टूटने और यहाँ अटैच्ड होने की दो प्रोसेस होती है। देखिए क्योंकि एनसीईआरटी ने बस लिख दिया है, समझाना मेरा काम है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ से टूटने और यहाँ अटैच्ड होने का दो मेथड है। पहला तो यहाँ से ये डीएनए टूटा
और डायरेक्टली जाके यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा यहाँ से ये टूटा, ये डीएनए यहाँ से टूटा, ठीक है, डीएनए यहाँ से टूटा और वो फिर पहले डीएनए आरएनए में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ? आरएनए में चेंज हुआ। मतलब डीएनए टूटा और वो पहले आरएनए में चेंज हुआ, फिर वो डीएनए में चेंज हुआ, तब जाके यहाँ पे जुड़ा। अब आप कहोगे इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही क्या है कि जब उसको फिर डीएनए ही बनाना था, ठीक है ना। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो डीएनए आरएनए में चेंज होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ से जो डीएनए आरएनए में चेंज हुआ, आरएनए ने फिर डीएनए बनाया, इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA। एक्चुअली इस डीएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये डीएनए आरएनए बनाया तो आरएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होंगे, लेकिन जब आरएनए ने फिर डीएनए बनाया तो इस डीएनए में से, इस आरएनए से इंट्रॉन निकाल दिया गया। इंट्रॉन समझ रहे हो ना? जो अननेसेसरी सेगमेंट्स होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये डीएनए जाके फिर यहाँ पे जुड़ गया। ऐसे ट्रांसपोजन्स को हम लोग कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजन्स। क्या कहते हैं? रेट्रो ट्रांसपोजन्स। ऐसे ट्रांसपोजन्स को रेट्रो मतलब वाया आरएनए इंटरमीडिएट, वाया आरएनए इंटरमीडिएट। तो देखिए एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि दिस सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरसेस having RNA genome or mobile genetic element that replicate via an RNA intermediate। मतलब इसको एक और चीज़ कहते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट। मतलब अब इसको हम थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। इस RNA का सोर्स हो सकता है वायरसेस का जीनोम, जो जिनमें RNA पाया जाता है वो वायरसेस इसके सोर्स हो सकते हैं, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हो सकता है जो आरएनए इंटरमीडिएट से रेप्लिकेट करता है। तो ये इसने डीएनए यहाँ से अपनी यहाँ पोजीशन चेंज करने के लिए इसने आरएनए तो बनाया, आरएनए इंटरमीडिएट बनाया, और यही आरएनए इसका सोर्स हो सकता है। बात समझ में आई? 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस का जो आरएनए का सोर्स है वो 2 जगह से हो सकता है, वायरसेस जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजन्स। अब देखिए, अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि यहाँ से यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से इसको समझिए। हमने जो मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया है, उसका जो, ठीक है, उसका जो वहाँ से कुछ जीन निकाल लिया, ठीक है, जो इसके सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस जीन को हमने निकाल लिया, ओके, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। और अब क्या हुआ, इस जीन को हमने टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया। टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या बन जाएगा, ये आरडीएनए, और इसको जीन गन मेथड से हमने टोबैको प्लांट में डाल दिया, टोबैको प्लांट में डाल दिया। और टोबैको प्लांट में हमने ऐसे डाला, इसको हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि ये आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को इनिशिएट कर सके। और ये टोबैको प्लांट के अंदर जाके ये 2 तरीके के एमआरएनए, मतलब इसका जो डीएनए है वो पहले रेप्लिकेट करे और 2 तरीके का आरएनए बनाए। एक सेंस आरएनए बनाए, ठीक है ना, सेंस आरएनए, और दूसरा एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। जब एक बनेगा सेंस आरएनए और दूसरा एंटी सेंस आरएनए, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, ये डबल स्ट्रैंड। देखिए, हमें आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस नहीं पढ़ानी है, मुझे पढ़ाना होता तो मैं बहुत डिटेल में इसको पढ़ा दूँ, लेकिन बस आप इतना समझिए,
कि हमें आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग के लिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, तो हमने क्या किया, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया के जीन से ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवाया टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस करवाने के लिए। तो हमने जो मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट जीन है उसी को निकाला और टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, और इस तरीके से डाला कि ये आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस में जाए जहाँ पे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सके। तो ऑलरेडी यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए। अब क्या हुआ, अब इस टोबैको प्लांट को कभी भी ये इन्फेक्ट करेगा, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट को जो ही इन्फेक्ट करेगा वो अपना जीन वहाँ पे डालेगा और वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनेगा आगे चल के। भाई उसका जीन रेप्लिकेट करेगा तो उसका एमआरएनए बनेगा। जब उसका एमआरएनए बनेगा उस टोबैको प्लांट के अंदर, तो पहले से प्रेजेंट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस एमआरएनए को सप्रेस कर देगा, इस एमआरएनए को सप्रेस कर देगा। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अभी आपको इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है ना, बस आप इतना समझिए कि पहले से प्रेजेंट, ठीक है ना, पहले से प्रेजेंट जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसी के जीन का, वो अब जब फिर से दोबारा से इन्फेक्ट करेगा तो इस एमआरएनए को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। मतलब जीन साइलेंसिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। मतलब एमआरएनए तो बना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जीन साइलेंसिंग हुई, इसीलिए उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। एमआरएनए बना लेकिन इसकी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, यहाँ पे इसकी प्रोटीन यहाँ पे नहीं बन पाएगी, मतलब क्रॉप की जो डिस्ट्रक्शन है वो होने से बच जाएगी, ठीक है। तो हमने टीआई प्लाज्मिड यूज़ किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आरएनए इंटरफेरेंस को समझा, ओके। तो ये चीज़ें आपको एक एक करके समझना है कि इसका सोर्स क्या हो सकता है। केवल और केवल यूकैरियोट में होगा, किसी भी प्रोकैरियोट में जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस नहीं होती है। अच्छा, ओके। तो चलिए अब देखिए, ये रहा हमारा मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया पेस्ट रेजिस्ट। तो इस तरीके से जब प्लांट को हम लोग क्या बना लेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लेंगे, ठीक है। कुछ और मैं जीन साइलेंसिंग का एग्जाम्पल बता दूं। जीन साइलेंसिंग का एक और एग्जांपल मैं बता दूं, फ्लेवर सावर टोमेटोज, नाम सुना है आपने। आजकल जो मार्केट में टोमेटो आते हैं उनको हम लोग फ्लेवर सावर टोमेटो, वो फ्लेवर सावर टोमेटो ही हैं जिसका डेवलपमेंट किया था मैकग्रेगर ने, इसलिए इसको मैकग्रेगर टोमेटो ही कहते हैं, मैकग्रेगर टोमेटोज भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे नॉर्मल टोमेटो होते हैं, जैसे ही जो पेड़ों पे उगते हैं, ठीक है ना, पहले के टोमेटोज़ होते थे, वो क्या होते थे, जैसे मान लीजिए ये हमारे टोमेटोज़ हैं, ठीक है, ये हमारे टोमेटो हैं, तो वो 2-3 दिन में ही सड़ने लग जाते हैं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ, अब देखिए टोमेटोज़ पकते कैसे हैं उसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे ये जो इसकी बाहरी वॉल है, ये क्या है, पेक्टिन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जीन है जिसको हम पीजी जीन कहते हैं, ठीक है, पीजी जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं पीजी प्रोटीन, और ये प्रोटीन इज एक्चुअली पॉली गैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, AIPMT में पूछा जा चुका है, जबकि आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पीजी जीन के बारे में। तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, ये पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, ये एंजाइम का नाम ही पूछा था, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, इसमें जो पेक्टिन है, पेक्टिन में एक और चीज़ है, यहाँ पे पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड होता है, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, मैं लिख दे रही हूँ, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, मतलब पॉलीगैलेक्ट्रोनिक पढ़ लीजिए, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड पढ़ाया है मैंने कार्बोहाइड्रेट में, गैलेक्टोज से गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड बना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉली है, मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स है। अब ये पॉली फॉर्म में होते हैं, तो पॉली फॉर्म में है
तो क्या होता है कि जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज है ये इसको ब्रेक करने लगता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है, इसकी ब्रेकिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इसकी जो पेक्टिन की वॉल है वो सॉफ्ट होने लगती है। मतलब इसके जो पॉलीमर हैं जब वो ब्रेक होंगे अपने मोनोमर में तो इसकी वॉल क्या होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है। अगर वॉल सॉफ्ट हो गई तो क्या होगा, वो राइपनिंग ऑफ टोमेटो की राइपनिंग शुरू हो जाती। हमने क्या किया, जीन साइलेंसिंग मेथड अपनाया और हमने ये पीजी जीन को सप्रेस कर दिया। पीजी जीन की प्रोटीन ही नहीं बननी थी, पीजी जीन को सप्रेस कर दिया। वही आरएनए इंटरफेरेंस वाली प्रोसेस अपनाइए ना, पीजी जीन को क्या कर दीजिए, सप्रेस कर दीजिए। मतलब एमआरएनए तो बने लेकिन प्रोटीन ना बने, तो प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो जो इसकी वॉल है वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगी और टोमेटो काफ़ी टाइम तक के लिए वैसे ही पड़े रहेंगे फ्रेश। ठीक है, सो ऐसे टोमेटोज़ को हम लोग कहते हैं फ्लेवर सावर टोमेटोज़, और ये इम्पॉर्टेंट है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। ओके, तो ये तो इसका यूज़ रहा आपके एग्रीकल्चर में। अब हम लोग देखते हैं मेडिसिन में इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे इन मेडिसिन्स में देखिए, मेडिकल फील्ड में इसका जो यूज़ है, पहला हम लोग देखते हैं दैट इज़ इंसुलिन बनाने के लिए। अब आपको इंसुलिन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है और ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। मतलब ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ओके, तो अब देखिए हुआ क्या, हमने पहले इंसुलिन, देखिए क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी बहुत ही पॉपुलर बीमारी है, हर घर में डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले इंसुलिन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसको इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए इंसुलिन ऑब्टेन किया जाता था बोवाइन इंसुलिन, ठीक है ना, और पोरकाइन इंसुलिन, मतलब जो पिग हैं, जो कैटल हैं, उनके पैनक्रियाज निकाल के, उनको काट के उनके पैनक्रियाज निकाल के वहाँ से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेस, अब बताइए, अब पहली चीज़ तो ये है कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो कि जो एक क्राइम कर रहे हो, है ना, आप जो कैटल्स हैं मतलब और जो भी आपके एनिमल्स हैं उनको मार रहे हो। दूसरी समस्या ये है कि क्योंकि ये सेम स्पीसीज़ के तो है नहीं, तो ये इंसुलिन एलर्जी भी कॉज कर सकता है। तो इन समस्याओं को ओवरकम करने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया। बायोटेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लिया, हमने क्या किया, हमें दो चीज़ पता है कि जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, ठीक है ना, हमारी जो इंसुलिन होती है उसको अच्छे से समझिएगा, ये सारी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, जो इंसुलिन होता है उसमें दो चेन होते हैं। पहला चेन है, पहले देखिए, जो इंसुलिन है उसमें एक चेन है ए, दूसरी चेन है बी। ए चेन में 21 अमीनो एसिड हैं, बी चेन में 30 अमीनो एसिड है, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया है हार्मोन्स में। और जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्रो इंसुलिन। ठीक है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, मतलब ये इनएक्टिव होता है। और जब ये प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे एक और चेन होती है और ये चेन होती है सी चेन। ये चेन होती है सी चेन, सी पेप्टाइड, या इसको लिंकर पेप्टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकर। सी ए और बी को बस आपस में जोड़ने का काम करता है। और जब इंसुलिन मैच्योर होता है, मैच्योर इंसुलिन में ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है और ए और बी, पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ए और बी के दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े। अब देखिए, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड रिमूव हो गया, ये मैच्योर, ये प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन है, ठीक है ना, ये है मैच्योर इंसुलिन। तो बताइए, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं है, सी पेप्टाइड नहीं है, सी पेप्टाइड नहीं है।
प्रो इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड, मतलब तीनों पेप्टाइड हैं। ओके, अब आप पहले मेरी बात को समझिए। जो ए और बी चेन है वहाँ पे दो तरीके के डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंट्रा चेन और इंटर चेन। इंट्रा चेन और इंटर चेन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है। ए और बी के बीच में दो इंटर चेन डाइसल्फाइड हैं और एक ए के पास एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो देयर आर 2 इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड 1 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके, अब आप ध्यान दीजिए, ये रहा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को निकाला और उसको ई कोलाई के अंदर डालना शुरू कर दिया कि भाई हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाला, उसको वेक्टर के अंदर डाला और उसको ई कोलाई अंदर डाल दिया ताकि ये प्रोटीन ई कोलाई के अंदर बनना शुरू हो जाए। कई साल लग गए लेकिन प्रोटीन बनती ही नहीं थी, सक्सेस नहीं। क्या गलती कर रहे थे ये गलती ये कर रहे थे कि उन लोगों वो क्या कर रहे थे कि ई कोलाई के अंदर, मतलब वो पूरा का पूरा जो, मतलब केवल एक ई कोलाई के अंदर सारे जीन को डाल रहे थे, ठीक है ना। तो 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा क्या हुआ, इनको समझ में आया और इन्होंने क्या किया, नहीं भाई देखिए हम ए पेप्टाइड वाला जीन अलग बैक्टीरिया में डालेंगे, बी पेप्टाइड वाला जीन अलग बैक्टीरिया में डालेंगे, ठीक है ना। तो जो जीन है ए पेप्टाइड का जो जीन है, जीन फॉर ए पेप्टाइड एंड जीन फॉर बी पेप्टाइड, इनको एक बैक्टीरिया में डाला, इनको एक बैक्टीरिया, मतलब इनको अलग अलग बैक्टीरिया में प्रोड्यूस कराया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में सी तो होता नहीं है। सी का काम है ए और बी को क्लोज लाना ताकि दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए। तो सी का काम बस इतना ही है। तो इन्होंने क्या किया, ए पेप्टाइड का जीन अलग ई कोलाई में, बी पेप्टाइड का जीन अलग ई कोलाई में डाला और फिर जब ये ए पेप्टाइड बन गया, ये बी पेप्टाइड बन गया, तो दोनों को लाए और इन दोनों को आपस में ऐसा अप्रोप्रिएट कंडीशन दिया कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो इनको अलग अलग प्रोड्यूस कराया गया, तो इसको नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन। क्या नाम दिया? ह्यूम्यूलिन। तो ये एक रिकम्बिनेंट प्रोटीन है, ह्यूमन इंसुलिन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूम्यूलिन है कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन, ह्यूम्यूलिन वी कैन से। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई है। अब आइए हम लोग दूसरा मेडिसिन्स में ही, या हम आगे एक और यूज़ देखते हैं इसका, दैट इज़ द मेडिसिन से रिलेटेड है, दैट इज़ द जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, अब देखिए जीन थेरेपी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जीन थेरेपी का मतलब होता है करेक्शन ऑफ जीन, ठीक है। आप जैसे समझिए, कोई भी डिफ़ॉल्ट जो भी हम कह सकते हैं, जो भी जीन है, ठीक है, अगर वो इनकरेक्ट जीन है उसको करेक्ट करना, ठीक है, या जीन एब्सेंट है तो उसमें जीन को इंसर्ट करना। जैसे डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड एम्ब्रियो। कहने का मतलब जीन करेक्शन की मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी देखिए एक्चुअली दो तरीके की होती है। एक तो होती है जर्म लाइन और दूसरी होती है सोमैटिक। समझने की कोशिश करना, जर्म लाइन या जर्म लाइन का मतलब होता है इसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लेते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जीन करेक्शन की मेथड को क्या करते हैं, जीन करेक्शन की मेथड को हम क्या करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, जीन थेरेपी की जो प्रोसेस है, अगर वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही की जाती है तो इसको हम जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं, और अगर ये थोड़ा एडवांस स्टेज में होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमैटिक लाइन जीन थेरेपी।
ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। अब समझिए इस बात को, जीन थेरेपी की सबसे पहले किया गया था, फर्स्ट डन इन 4-year ओल्ड बेबी गर्ल, ठीक है, 4-year ओल्ड बेबी गर्ल, जिसका नाम भी मैं आपको बता दूं, असांती डे सिल्वा। इन 1990s 1990 में जीन थेरेपी की सबसे पहली बार जीन थेरेपी किया गया था 4 साल की बच्ची में, जिसका नाम था असांती डे सिल्वा, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सिड या स्किड डिसऑर्डर, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ADA डेफिशिएंसी। ADA डेफिशिएंसी की वजह से ही ये बीमारी होती है, ADA डेफिशिएंसी की वजह से ही स्किड वाली बीमारी होती है। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रही हूँ, आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है। अब चलिए देखिए होता क्या है, देखिए ADA का मतलब होता है एडिनोसिन डिएमिनेज। ये एक एंजाइम है, एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ B and T lymphocytes. This enzyme is responsible for maturation of B and T lymphocytes. और अगर ये एंजाइम नहीं है तो B और T lymphocytes नहीं होंगे बॉडी में, और B lymphocytes नहीं है तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं होगी, T lymphocytes नहीं है तो सेलुलर इम्यूनिटी नहीं होगी। मतलब बच्चे में दोनों तरीके की इम्यूनिटी की कमी होगी, ह्यूमोरल एज वेल एज सेल्युलर। एंड इस तरीके के डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं, मतलब उसकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, पूरी तरीके से पुअर होगी। इसको हम लोग कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिजीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज या सिंड्रोम, ठीक है ना। तो स्किड मतलब यहाँ पे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब ना B सेल है ना तो T सेल है, तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कहते हैं स्किड। और बच्चा पैदा होने के बाद इतना बुरी तरह से सफ़र करता है कि इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, कांच के उसमें हम कह सकते हैं कवर में रखते हैं। इसलिए इस डिज़ॉर्डर को हम लोग और कहते हैं बेबी इन प्लास्टिक बबल या बबल बॉय डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है ना, बबल बॉय डिजीज़ कहते हैं, बबल बॉय डिजीज़। अब आप ये मत पूछना इसको बॉय डिजीज़ मतलब ऐसा नाम दे दिया है बबल बॉय डिजीज़ या बेबी इन प्लास्टिक बबल, ओके। तो इसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। अब देखिए, अब ये जो 4 साल की बच्ची थी उसमें ADA डिफिशियंसी थी, इसको कैसे क्योर किया गया? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ADA जीन लिया, या तो इसको क्योर करने के देखिए कितने कितने मेथड है, इसको क्योर करने के कितने कितने मेथड हैं। पहला तो मेथड ये है कि हम ADA जीन, पहले देखिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें हम। दूसरा हम क्या कर दें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें। तीसरा हम लिम्फोसाइट्स इन्फ्यूजन कर दें, लिम्फोसाइट्स इन्फ्यूजन्स, ठीक है। कई सारे इसके मेथड है, आप यहाँ पे अपना बुक भी ओपन रखिएगा। तो पहले हमने क्या कर दिया, पहले तो हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं और उसके बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं और लिम्फोसाइट्स इन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं। तो देखिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या है कि हमने एंजाइम का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया उसको। ADA का एंजाइम देते रहिए, ADA के एंजाइम का इंजेक्शन उसे हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम,
और आप समझ भी नहीं सकते कि दिस इज़ वेरी कॉस्टली मेथड, वी कैन से दिस इज़ वेरी वेरी मच कॉस्टली प्रोसीजर। ये एंजाइम की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि इसको अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रोसेस, अब आप ये तो परमानेंट क्योर है क्या? दिस इज़ नॉट द परमानेंट क्योर। एंजाइम का इंजेक्शन दीजिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द परमानेंट क्योर। दूसरी चीज़ ये करिए कि आप बोन मैरो से कुछ सेल्स निकालिए, ठीक है ना। बोन मैरो से, अब आपको पता है कि जो बोन मैरो की सेल्स होती हैं, बोन मैरो की जो हिमेटोपोएटिक सेल्स होती हैं, वही आगे चल के जो है वो आगे चल के क्या बनाती हैं, वो जो हिमेटोपोएटिक सेल्स हैं, मतलब स्टेम, जो ब्लड स्टेम सेल हैं, तो आगे चल के वो क्या बनाएंगी, बी सेल्स, टी सेल्स, या हम कह सकते हैं कि ये सब ब्लड सेल्स बनाएंगी। ब्लड सेल्स का मतलब एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और आपको पता है कि जो WBCs, RBCs ये सब बनाएंगी। WBCs में आप जानते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स के पार्ट हैं। तो आप बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो से कुछ सेल्स निकालेंगे, सेल्स इमोर्टल तो है नहीं, उनको मरना तो है ही, तो ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं होगा। आप बोन मैरो से सेल निकालेंगे और सेल में ADA का इंजेक्शन डालेंगे, सेल में ADA को क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। सेल में अगर आप ADA को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, जैसे यही चीज़ है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और उसमें ADA डाल के बोन मैरो को फिर से वहाँ पे सेल को इम्प्लांट कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं होगा, क्योंकि सेल्स इमोर्टल नहीं होती हैं। ओके, अब आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, लिम्फोसाइट्स इन्फ्यूज़न। आपने लिम्फोसाइट्स को वहाँ से निकाला, बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाला, और लिम्फोसाइट में मान लीजिए ये लिम्फोसाइट है, दिस इज़ द लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट में ADA का cDNA डाला। मतलब जो ADA जीन है, ADA जीन, तो ये DNA है। DNA से पहले आपने क्या बनाया, RNA बना लिया, और RNA से फिर जो DNA बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, cDNA। अभी हमने आपको बताया था, तो ADA का cDNA, ठीक है ना। तो ये cDNA ऑफ ADA इस लिम्फोसाइट में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, cDNA ऑफ ADA इस लिम्फोसाइट में डाल दिया, क्योंकि अब इस जीन को आप लिम्फोसाइट में डाल रहे हैं, है ना। तो क्योंकि ये एनिमल सेल है, तो आप कौन सा जीन ट्रांसफ़र मेथड अपनाएंगे, माइक्रो इंजेक्शन मेथड अपनाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे, ठीक है। अब इस लिम्फोसाइट को आप बॉडी में पीरियोडिक इन्फ्यूज़न करते रहिए, क्योंकि सेल इमोर्टल नहीं है, तो आपको टाइम टू टाइम ये प्रोसेस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई भी इसमें परमानेंट क्योर नहीं है। हाउएवर, अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जाइगोटिक स्टेज या फिर एम्ब्रियो वाली स्टेज में ये इस जो डिसऑर्डर को ट्रेस कर पाते हैं, एमनियोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि ये डिसऑर्डर है बच्चे में, तो आप उसे क्योर कर सकते हैं। कैसे का मतलब, मान लीजिए कि बच्चा जाइगोटिक स्टेज में है, तो जाइगोट एक ही सेल है ना, और इस सेल के अंदर आपने ADA का जीन डाल दिया, तो अब इससे 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, जितनी भी सेल्स बनेंगी उसमें ये जीन तो रहेगा ना। मतलब पूरी बॉडी बन जाए, बच्चा बन जाए पूरा, तब भी हर एक सेल में वो जीन होगा। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि सेल्स के नंबर बहुत कम होते हैं, या 1 है 2 है, उस स्टेज में अगर आप इस डिसऑर्डर को ट्रेस कर लेते हैं, तो वो जीन अगर वहाँ पे जाएगा तो ऑलमोस्ट बॉडी की हर सेल में वो जीन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये परमानेंट क्योर होगा। तो परमानेंट क्योर कब होगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बात समझ में आ गई है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।